The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। 22 मार्च 2020 ये वो दिन था जब पूरे देश ने ताली और थाली बजाकर अपने हेल्थ वर्कर्स को सैल्यूट किया। वो हेल्थ वर्कर जो 1.5 साल से अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में लगे हैं। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हैं जिसमें रामदेव इन डॉक्टर्स का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। जी, रामदेव, समर्थकों के लिए बाबा रामदेव और स्वामी रामदेव, और आलोचकों के लिए सिर्फ रामदेव। आज के लल्लन टॉप शो में हम इन्हीं बाबा रामदेव के तमाम वैज्ञानिक, अवैज्ञानिक, आधे अधूरे दावों पर विस्तार से बात करेंगे, उनकी सत्यता की तह में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। 4000 लोगों का टोला था सर, जहाँ पे हम गए जिस गांव में 4000 लोगों पूरे से हम गए थे सर, 4000 लोगों का टोला था। मैंने अभी हमारे संसदीय क्षेत्र में हमसे भी बात किया जाए। आप बताइए, आप जैसे ये कह रहे हैं कि 1 साल में सरकार के काम, सर फीडबैक भी लेते जाइए साथ के साथ। मैम, बात ऐसी है सर से, बस एक सवाल है कि क्या जब मैंने इनको फोन किया, इनके स्वास्थ्य क्या कहता है 104 पे, तो इन्होंने कहा वहाँ पे ये हमको बोला गया जिसको शिफ्ट कर दिया गया है। आखिर क्या मजबूरी थी सांसद महोदय की जो ये शिफ्ट कर दिए ये अस्पताल को किरतपुर में? ये तो सवाल बनता है इनसे। फाइनली हम एगो शब्द कहे पूछे ले चाहे छी यहाँ सर कि अहाँ के अबे के मकसद रहे जे एकरा एक बेर अपना साफ नजर से हम देख लिए। ठीक छै, साफ नजर से अहाँ देख लेलिए। अहाँ इहो कहलिए जे प्रभारी जी जे छै से हमरा लेटर दथिन, ओहि मुताबिक हम लऽ लिए। फाइनली बाद में अहाँ ई कहलिए जे ई क्षेत्र विधायक के अंतर्गत अबै छै। ई बात अहाँ कहलिए, शब्द थोड़ा सुनो भाई। अहाँ फाइनली कहलिए विधायक अंतर्गत, एहिके मतलब ई मानिए जे अहाँ हाथ जोड़ लेलिए हमरा बुते नहीं हैत। मानिए हम ये फाइनली में हम देख रहे हैं क्या है, कहे हैं ये कि हमसे नहीं होने वाला। हाथ जोड़ के फोटो कला में सर स्वर्णा सिंह का वोट मांगे नहीं आल रही है, अहीं का विधायक छियो। सड़क पर खड़े होकर जो सवाल पूछ रहे हैं वो दरभंगा के लोग हैं। जवाब देने के बजाय स्कॉर्पियो में बैठकर हाथ जोड़कर रवाना होते जो दिख रहे हैं वो सांसद गोपाल ठाकुर हैं, यानी कि जनप्रतिनिधि। रसियारी इलाके के वेलनेस सेंटर को ठीक कराने के लिए लोगों ने चिट्ठियां लिखी। सांसद महोदय निरीक्षण करने आए, लेकिन जब गांव वालों ने और उससे भी पहले लल्लन टॉप की रिपोर्टर स्वाति ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए तो सांसद महोदय चलते बने। सांसद महोदय और गांव वालों की बातचीत का ये वीडियो आप लल्लन टॉप के चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से देश में कुल 2,22,315 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 4,454 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान कुल 3,02,544 लोग ठीक भी हुए। रोजाना केसेस की संख्या अभी भी 2 लाख के ऊपर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कई इलाकों से अभी भी कम जांच की खबरें आ रही हैं, आरोप आ रहे हैं। संकट अभी गया नहीं है, लिहाजा आप सभी हर हाल में सावधानी बरतें। दूसरी सुर्खी लॉकडाउन से जुड़ी है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए देश के कई राज्यों में पिछले 1 महीने से लॉकडाउन लगा है। अब जब संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही है तो कई राज्यों ने ढील देनी शुरू की और कई राज्यों ने पाबंदी बढ़ा दी। बिहार सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 1 जून तक के लिए बढ़ाया। इससे पहले राजस्थान ने 8 जून, यूपी ने 31 मई तक के लिए बढ़ाया। दिल्ली सरकार ने 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। हालांकि ये एक बार में नहीं होगा, चरणबद्ध तरीके से होगा। हरियाणा सरकार ने भी ऑड इवन के आधार पर आज से बाजारों में दुकानों को खोलने की अनुमति दी, जबकि मध्य प्रदेश में कुछ छूटों के साथ 5 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई। तीसरी सुर्खी किसान आंदोलन से जुड़ी है। आज हिसार में किसानों ने राज्य सरकार से 16 मई को दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। 16 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हिसार आगमन का किसानों ने विरोध किया था। विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ, पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। आज प्रदर्शन में किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। बोले, जब तक दर्ज मुकदमे वापस नहीं होते हम नहीं जाएंगे। अगर किसानों की भीड़ इकट्ठा होती है तो इसके लिए हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है।
किसानों की भीड़ हरियाणा और पंजाब के अलग अलग जिलों में इकट्ठा होकर दिल्ली भी आ रही है। सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की तैयारी 26 मई को काला दिवस मनाने की है। इस दिन किसानों के प्रदर्शन को 6 महीने हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर किसान आंदोलन के रहनुमाओं से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि जब देश एक महामारी से जूझ रहा है तब इस तरह से भीड़ जुटाना ये क्या आपराधिक किस्म की लापरवाही नहीं है? और क्यों ना सरकार को इन पर पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि तब सरकार से भी पूछा जाएगा कि पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई अगर इन पर की जाए तो उन तमाम जनप्रतिनिधियों पर, उन तमाम रैलियों पर क्यों ना की जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिस्से के कुतर्क जुटा लेंगे, लेकिन सत्यता यह है कि चाहे किसान आंदोलन हो और चाहे कोई और आयोजन, भीड़ जुटाना आज की तारीख में आपराधिक है। सुर्खियों से अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में हम आज बात करेंगे रामदेव के दावों की। पतंजलि योगपीठ और पतंजलि आयुर्वेद नाम की संस्थाओं से जुड़े रामदेव, जिनको उन्हें उनके समर्थक बाबा रामदेव कहते हैं, और अगर उनके खत में लिखे दस्तखत देखें जो मंत्री जी को लिखा तो स्वामी रामदेव। रामदेव का वीडियो कुछ दिनों पहले वायरल हुआ। इसमें वो मंच पर बैठे थे, हाथ में मोबाइल था और कह रहे थे कि किसी ने उन्हें कोई मैसेज फॉरवर्ड किया। फिर उन्होंने मैसेज पढ़ना शुरू किया। क्या लिखा था इसमें? एलोपैथी ऐसी गजब की स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हुई, फिर इसके एंटीबायोटिक्स फेल हो गए, फिर स्टेरॉयड फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी पर भी बैन लग गया, आइवरमेक्टिन भी फेल हो गया, बुखार के लिए दिया जाने वाला फेविफ्लू भी फेल है। इसके बाद रामदेव ने अपना मोबाइल नीचे रख दिया और फिर अपनी व्यंग्यात्मक और परिहास की शैली में कहा कि जितनी भी दवाएं दे रहे हैं सब फेल हैं, और कहा कि ये क्या तमाशा हो रहा है जिस वजह से बुखार आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है, उसके इलाज की सब दवाएं फेल कर जा रही हैं। इसके बाद रामदेव ने कहा कि मैं जो कहने वाला हूं हो सकता है उस पर विवाद हो, लेकिन लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने की वजह से हुई है। फिर उन्होंने दावा किया कि अस्पताल में बेड न मिलने और ऑक्सीजन न मिलने से हुई मौतों की संख्या बहुत कम है। इससे ज़्यादा संख्या में मौतें ऑक्सीजन मिलने और एलोपैथी की दवा मिलने के बाद हुई। अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। और ध्यान दें कि जब रामदेव ये सब बोल रहे थे तब वो किसी मोबाइल में लिखे मैसेज को नहीं पढ़ रहे थे, सामने बैठे लोगों को संबोधित कर रहे थे। ये वीडियो सामने आया तो मोर्चा खोला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि रामदेव के खिलाफ एक्शन लीजिए। आईएमए ने अपने बयान में कहा कि अब तक 1200 से ज़्यादा डॉक्टर कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही ये भी कहा कि ये आधुनिक एलोपैथी पर कीचड़ उछालने की कोशिश होगी। फिर योगा गुरु ने कहा है कि एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। तो पहले वो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में डॉक्टर्स को कातिल बोलते हैं जब अपनी वंडर ड्रग पेश कर रहे थे, जबकि ये एक फैक्ट है कि योग गुरु और उनके सहयोगी बालकृष्ण बीमार होने पर खुद आधुनिक मेडिकल एलोपैथी ट्रीटमेंट ले चुके हैं, और अब वे ऐसे दावे इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी दवाइयों को बेच सकें। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा। आगे ये भी कहा कि डीसीजीआई द्वारा अप्रूव की गई रेमडेसिविर, फेविफ्लू और दूसरी दवाइयों को उन्होंने फेल बता दिया और कहा कि लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवाई खाने से हुई। ये बयान डीसीजीआई पर सवाल खड़े करता है जिसके मुखिया हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। रेमडेसिविर, फेविफ्लू सीडीएससीओ द्वारा भी अप्रूव है। बाबा रामदेव के खिलाफ महामारी एक्ट की धारा 188 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर फिर पतंजलि के संस्थापक आचार्य बालकृष्ण की ओर से सफाई आई। कहा कि रामदेव मैसेज पढ़ रहे थे, लेकिन आप आईएमए के पत्र की गंभीरता समझिए कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सामने आकर रामदेव को पत्र लिखना पड़ा। पत्र में रामदेव से कहा कि आपने अपनी बातों से न केवल कोरोना योद्धाओं का निरादर किया बल्कि देशवासियों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। कल आपने जो स्पष्टीकरण जारी किया वो लोगों की चोटिल भावनाओं पर मरहम लगाने में नाकाफी है। चिट्ठी के आखिरी में स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा कि पतंजलि के स्पष्टीकरण में सिर्फ इतना कहा गया कि आपकी मंशा मॉडर्न साइंस और अच्छे डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है। आप गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करते हुए और कोरोना योद्धाओं की भावना का सम्मान करते हुए अपने आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य को पूर्ण रूप से वापस लें। इसके बाद रामदेव ने एक पत्र लिखा, बयान पर खेद जताया और साथ ही एक बात और चिपका दी। कहा कि किसी भी चिकित्सा पद्धति की गलतियों को बताना उस पर हमले के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। ये विज्ञान का विरोध नहीं है, लेकिन एलोपैथी डॉक्टरों को भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद और योग का निरादर नहीं करना चाहिए। इससे भी करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं।
तो इस पूरे मसले में ये बात तो पहले साफ कर देनी चाहिए कि रामदेव ने अपनी बात मोबाइल पर आए मैसेज को पढ़ने से शुरू की, लेकिन इसके ठीक बाद वो जिस तरह अपनी बातें भी इसमें जोड़ रहे थे, उससे सिर्फ मोबाइल के मैसेज वाली बात थोड़ी अपच लग सकती है। अब ये तो हालिया विवाद हो गया जिसके बारे में आपको अब तक पता चल गया होगा, पर यह पहला मौका नहीं है जब पतंजलि आयुर्वेद या रामदेव की ओर से मॉडर्न मेडिसिन, जिसको आम भाषा में एलोपैथी कहते हैं, और उसके डॉक्टरों का परिहास ना उड़ाया गया हो या उन्हें हीनतर साबित करने की कोशिश ना की गई हो। सबसे पहले कोरोनिल। पतंजलि ने जून 2020 में कोरोनिल लॉन्च किया। उस समय से कोरोना वायरस संक्रमण की दवा बताया गया। बाद में दवा पर जानकारों ने सवाल उठाए तो कंपनी ने इसे इम्यूनिटी बूस्टर यानी रोगों के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने वाली दवा बताया। 19 फरवरी 2021 को कोरोनिल रीलॉन्च हुआ। इस दौरान केंद्र सरकार के 2 बड़े मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। इस मौके पर पतंजलि की तरफ से कहा गया कि आयुष मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कोरोनिल को कोविड-19 के इलाज में बतौर सपोर्टिंग ड्रग इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही रिसर्च पेपर भी लोगों के सामने रखा गया जिसमें बताया गया कि पतंजलि ने दवा को किस तरह तैयार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिसर्च पेपर के आधार पर उत्तराखंड की सरकार ने पतंजलि को लाइसेंस जारी कर दिया। आयुष मंत्रालय ने दवा बेचने की इजाज़त दे दी। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर कड़ा ऐतराज़ जताया। तब एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी कर डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछा कि देश के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते इस तरह झूठे तरीके से गढ़े गए अवैज्ञानिक प्रोडक्ट को लोगों के लिए रिलीज करना कितना उचित है और अनैतिक कितना है, आप तय करें। गलत और फर्जी तरीकों से प्रोडक्ट को प्रमोट करना कितना नैतिक है। हमें बाजार में एकाधिकार रखने वाले कुछ कॉरपोरेट्स को मुनाफा देने के लिए आयुर्वेद को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए और मानवता के लिए संकट पैदा नहीं करना चाहिए। हेल्थ और आयुष मिनिस्ट्री की ही बात क्यों करें। हरियाणा में मंत्री अनिल विज, जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उनका ट्वीट सामने आया कि हरियाणा में कोविड मरीजों के बीच 1 लाख पतंजलि की कोरोनिल किट मुफ्त बांटी जाएंगी। आधा खर्च पतंजलि और आधा हरियाणा सरकार का कोविड राहत कोष वहन करेगा। अब विवाद नंबर 2 पर आते हैं। ऑक्सीजन की किल्लत का परिहास। जिस वक्त देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, पूरे देश में महामारी थी और मारामारी भी थी। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रोजाना की सुनवाई हो रही थी। अस्पताल से ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौत की खबरें आ रही थी। दूसरे देशों से सहायता आ रही थी। तब भी रामदेव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों का मजाक बनाते दिख रहे थे। इस वीडियो में बाबा रामदेव कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। अरे भगवान ने सारे ब्रह्मांड में भर रखी है ऑक्सीजन, ले तो ले बावले। बाहर सिलेंडर खोज रहा है, तूने अपने अंदर 2 सिलेंडर लगा रखे हैं, भर तो ले। फिर नाक की ओर इशारा करते हुए रामदेव कहते हैं कि ये सिलेंडर हैं, भर। और इसके बाद तंज कसते हुए और हंसते हुए रामदेव कहते हैं सिलेंडर कम पड़ गए। रामदेव दावा करते हैं कि ऐसे लोग जिनका ऑक्सीजन लेवल 70-80 तक आ गया था, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करवाकर 9800 तक उनके ऑक्सीजन का लेवल 1 घंटे में पहुंचा दिया। अब आते हैं नंबर 3 विवाद पर। वैक्सीन के बाद 1000 डॉक्टरों की मौत का विवाद। रामदेव एक वायरल वीडियो में वैक्सीन और डॉक्टर्स दोनों का मजाक उड़ाते हैं। हंसते हुए कहते हैं 1000 डॉक्टर कोरोना की डबल वैक्सीन लगवाने के बाद भी मर गए। अपने आप को न बचा पाए तो कैसी डॉक्टरी। डॉक्टर बनना है तो रामदेव जैसा बन। स्वामी भी जोड़ते हैं अपने नाम के आगे। जिसके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन सबका डॉक्टर है। हम जानते हैं कि पिछले साल कोरोना की वजह से 700 से ज़्यादा डॉक्टरों की मौत हुई। इस साल दूसरी लहर में भी 400 से ज़्यादा डॉक्टरों की मौत हुई। इनमें से अधिकतर डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हुए संक्रमित हुए और फिर उनका निधन हुआ। महामारी के इस कठिन दौर में डॉक्टर, नर्स और दूसरा मेडिकल स्टाफ अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात लोगों के इलाज में लगा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर कहा गया। वो सैनिक जो युद्ध के दौरान पहली पंक्ति में सेना का नेतृत्व करते हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने थाली और ताली बजाकर और पुष्प वर्षा के जरिए उनके प्रति कृतज्ञता भी जताई थी। रामदेव इन्हीं फ्रंटलाइन वर्कर्स की शहादत का मजाक बनाते हुए इस वीडियो में दिख रहे हैं। नंबर 4 विवाद, तुलसी पत्र रेडिएशन। रामदेव के अवैज्ञानिक दावों की लिस्ट में एक दावा तुलसी पत्र और रेडिएशन को लेकर भी है। वीडियो पुराना है। उडुपी में किसी शिविर को संबोधित करते हुए तुलसी पत्र से मोबाइल का रेडिएशन खत्म करने का दावा करते हैं। डेमो दिखाने के लिए मंच पर मौजूद दूसरे बाबा को एक हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ने के लिए कहते हैं, दूसरे हाथ को अपनी एक उंगली से जोर लगाकर नीचे ठेलते हैं। रामदेव दावा करते हैं हाथ नीचे इसलिए चला जा रहा है क्योंकि दूसरे हाथ में रेडिएशन वाला मोबाइल है। इसके बाद वो मोबाइल फ़ोन के कवर में तुलसी का पत्ता रख देते हैं और फिर दावा करते हैं कि मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन खत्म हो गया। दावा नंबर 5, एड्स और कैंसर का इलाज निकाल लेने का दावा कि हमने दवा खोज ली।
पतंजलि योग पीठ की ओर से प्रकाशित होने वाली मैगजीन योग संदेश के सितंबर 2006 के अंक में दावा किया गया कि रामदेव ने एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों को योग के जरिए ठीक किया है। डीएनए में छपी खबर के मुताबिक पेज नंबर 55 पर रामदेव कहते हैं कि योग और प्राणायाम से 200 लोग ठीक हुए और वो इसका सबूत देने के लिए तैयार है। प्राचीन विज्ञान एड्स के रोगियों के लिए लाभदायक है, ये भी दावा। इसको लेकर अभी प्रयोग चल रहा है। एक बार टेस्ट कंप्लीट होने के बाद इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बाबा रामदेव के इस बयान को खारिज करते हुए उस समय एक प्रेस रिलीज जारी की और इसे गुमराह करने वाला बयान बताया। एड्स की तरह योग से कैंसर के इलाज वाले दावे को भी डॉक्टरों ने खारिज कर दिया। और दावा नंबर 6 सुनिए, बेटा पैदा करने की दवा। 2015 में पतंजलि के दिव्य पुत्र जीवक बीज नाम के प्रोडक्ट पर खूब बवाल मचा। पतंजलि पर आरोप लगा कि यह दवा इस दावे के साथ बेची जाती है कि इसे खाने से बेटा होगा। हालांकि इस प्रोडक्ट पर ऐसा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन इसका नाम पुत्र जीवक होने की वजह से इस पर काफ़ी सवाल उठे। फिर मीडिया से बात करते हुए पतंजलि स्टोर चलाने वालों ने भी दावा किया कि अधिकतर लोग बेटे की चाह में ही इस दवा को खरीदते हैं। अप्रैल 2015 में जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने राज्यसभा में इस दवा पर सवाल उठाए, फिर सदन में हंगामा हुआ। बाद में पतंजलि की ओर से सफाई आई, जिसमें कहा गया कि पुत्र जीवक बीज संतान प्राप्ति में सहायक है, इसका लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने सुने पतंजलि और रामदेव के कई दावे। आपके मन में सवाल उठ सकता है, तो क्या बाबा रामदेव ने, स्वामी रामदेव ने या रामदेव ने, जो भी आपकी श्रद्धा हो, इस देश के लिए कुछ नहीं किया? योग के लिए कुछ नहीं किया? आयुर्वेद के लिए कुछ नहीं किया? बिल्कुल किया, बहुत कुछ किया। उन्होंने इस देश में योग को, प्राणायाम को नए सिरे से पॉपुलर किया। टीवी के मीडियम का अच्छे से इस्तेमाल किया। इससे हजारों लाखों लोगों को फायदा हुआ। उन्होंने आयुर्वेद की तरफ देखने के लिए भी हजारों लाखों लोगों को प्रेरित किया। लेकिन योग गुरु रामदेव और पतंजलि नाम की फार्मा कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्रचारक रामदेव, इन दोनों में फर्क है। जब आप योग की अच्छाइयाँ बताते हैं, आयुर्वेद की अच्छाइयाँ बताते हैं, तब आप सर्व कल्याण करते हैं। लेकिन जब आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की खातिर लगातार अवैज्ञानिक दावे करते हैं, तब आप ठीक नहीं होते हैं। लेकिन क्या अनदेखियों का ठीकरा सिर्फ पतंजलि या रामदेव पर ही फोड़ा जाए? हमने आपको बताया था कि इस साल फरवरी के महीने में जब रामदेव ने कोरोनिल को कोरोना की दवा बताकर लॉन्च किया, उस समय उनके साथ मंच पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद मौजूद थे। और खबरों के मुताबिक इस मौके पर हर्षवर्धन ने कहा था कि आयुर्वेद का भारत में 30,000 करोड़ का बाजार है। कोविड के पहले आयुर्वेद के बाजार में 15 से 20% की बढ़त देखी जाती थी। कोविड के बाद 50 से 90% की बढ़त देखी गई। इसका मतलब कि लोग आयुर्वेद को स्वीकार कर रहे हैं। इस दवा को सामने लाते वक्त भी रामदेव ने दावा किया कि कोरोनिल को WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन इस मसले पर WHO का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ऐसी किसी दवा को मान्यता नहीं दी। तो मसला ये है कि देश के हेल्थ मिनिस्टर एक फार्मा कंपनी के मंच पर बैठकर किसी दवा को वैधता क्यों दे रहे हैं? फार्मा कंपनी है, उन्हें अपना प्रचार करने दीजिए। लेकिन क्या उस प्रचार में वो सत्य बोल रहे हैं, ये नियामक एजेंसियों को तय करने दीजिए, जैसे इस मामले में WHO ने कहा। अब बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा आयुष मंत्रालय की। बीते कुछ समय में आयुष मंत्रालय ने कुछ आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर कई दावे किए। मसलन जनवरी 2020 में आयुष मंत्रालय की ओर से होम्योपैथी की दवा आर्सेनिक एल्बम 30 को संक्रमण रोकने के लिए रोग निरोधी दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। इस दावे का फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने किया, जिसमें ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं मिला जो कोरोना वायरस संक्रमण में किसी भी होम्योपैथी दवा की प्रभावकारिता से जुड़ा हो। कोई ऐसा अध्ययन भी नहीं मिला जिसमें मनुष्यों या जानवरों में कोरोना वायरस के लिए आर्सेनिक एल्बम के प्रभाव पर रिसर्च हुई हो। अब लोगों की बातें सुनते हैं, ये बातें तो सामने आ गई। रामदेव के साथ दवाओं और दावों को लेकर ये ट्रेंड क्यों दिखाई देता है, हमने बात की उन पर बायोग्राफी लिखने वाले इंडिया टुडे से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार कौशिक डेका से। रामदेव जी का ऐसे विवादास्पद वक्तव्य पहले भी आ चुके हैं, कई दफा हमने सुना है। बहुत ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जिनको लेके लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जहां तक मैं रामदेव को समझ पाया हूं, और ये नहीं कहूंगा कि मैं रामदेव को समझता हूं या बहुत करीब से जानता हूं, लेकिन जितना मैंने एज ए जर्नलिस्ट ऑब्जर्व किया है, रामदेव जी जब स्टेटमेंट करते हैं वो बहुत सोच समझ के नहीं करते हैं। हमने देखा है कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। लेकिन इस एम्पायर में ये भी मानना पड़ेगा कि साथ में वो बालकृष्ण जी का सहयोग है, जो
शायद इन दोनों में से ज्यादा संतुलित है और वो जो बिजनेस और बाकी चीजों को संभालते हैं। रामदेव जी एक बिना डाउट ये बोल सकते हैं कि अच्छे योग गुरु है, योग पे उनका नॉलेज काफी है और इसी वजह से उनको इतनी प्रतिष्ठा मिली है, इतनी फेम मिली है। लेकिन जहां तक ये पब्लिक स्टेटमेंट की बात आते हैं तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दूंगा, बट मुझे कई दफा लगता है कि वो बहक जाते हैं, वो बिना सोचे समझे बोल देते हैं स्टेटमेंट। और साथ में एक उनकी कमजोरी ये है कि मीडिया की तरफ थोड़ा उसका झुकाव है। मीडिया के सामने आते ही थोड़ा सा ऐसे स्टेटमेंट करने की आदत मैंने पहले भी देखा है। तो मुझे नहीं लगता ये जो स्टेटमेंट कर देते हैं, जैसे पुत्र के बारे में एक पुत्र उत्पादनकारी दवाई के बारे में कहा था, या अभी जो ऑक्सीजन को लेके स्टेटमेंट किया है, ये सब स्टेटमेंट के पीछे कोई बहुत बड़ी सोच है। वो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट उन्होंने कर दिया और बाद में वापस भी लेना पड़ा। और मुझे लगता है आगे भी ऐसा चलता रहेगा। रामदेव जी का ये एक प्रॉब्लम है कि वो बिना सोचे समझे एक बात को कई दफा मीडिया को देखते ही कई दफा प्रोबेबली जो एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए भी कह देते हैं। ये देखा गया है कई दफा रामदेव जी के साथ। रामदेव और पतंजलि से अब चलते हैं आईएमए की तरफ। इस पूरे मामले पर आईएमए ने पत्रों के माध्यम से खुलकर अपनी प्रतिक्रियाओं को जाहिर किया। हमसे बातचीत में आईएमए के पदाधिकारी रह चुके लोग कहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी से लगातार काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का मॉरल कम होता है। सुनिए। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जिस देश में इस समय एक मेडिकल इमरजेंसी में मेडिकल प्रोफेशन जूझ रहा है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश जारी है कि कम से कम मॉर्टेलिटी हो और जितनी ज्यादा से ज्यादा लोग जीवित हमारे अस्पतालों से जा सके वो जाएं। जिस तरीके के नंबर सब आ रहे हैं उस तरीके का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके बाद भी हम काम कर रहे हैं। लगभग 1300 के करीब डॉक्टर्स इन फाइटिंग दिस कोविड इलनेस। हमने एक बार भी अपनी पलक नहीं झपकाई, हम आगे काम करते जा रहे हैं। एक एक दिन में 4-4, 5-5 डॉक्टर देश में मरने की खबर मिलती है, बेचारे अपने प्राण की आहुति दे रहे हैं। ऐसे समय में जबकि सरकार और मेडिकल प्रोफेशन मिलके काम कर रहा है, एक ऐसा रिपीटेड ऑफेंडर जो इस तरीके की बातें बार बार कर रहा हो, एक बार नहीं बार बार कर रहा हो, जो सरकार के एसओपीज हैं, सरकार के जो प्रोसेस उन्होंने दिए हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स दिए हैं, उनको ही क्रिटिसाइज कर रहा हो और साथ में संवेदना ना जताते हुए उन लोगों की मौत पर हंसी उड़ा रहा हो, और या वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में कटाक्ष कर रहा हो, या साथ साथ वो ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि अस्पतालों में जो डॉक्टर्स मर रहे हैं ये मॉडर्न मेडिसिन की तरफ वजह से मर रहे हैं और ज्यादा लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, और इस तरीके की बात करता हो जिस वो उस समय बात कर रहा है जब ऑक्सीजन की कमी से हम जूझ रहे हैं, दवाइयों की कमी से और यही नहीं, उसने यही खत्म नहीं किया, एक एक दवाई के बारे में उसने बात की। फेविफ्लू बिल्कुल बेकार है, स्टेरॉइड्स बिल्कुल बेकार है, रेमडेसिविर बेकार है, प्लाज्मा थेरेपी अब खत्म हो गई। जितनी भी दवाइयां बता रहे हैं इनके पास कोई साइंस ही नहीं है, इनके पास किडनी का इलाज नहीं है, इनके पास लिवर का इलाज नहीं है, इनके पास दिमाग का इलाज नहीं है, इनके पास बुखार का इलाज नहीं है। और ये अकेला बात नहीं कर रहा है, ये एक चैनल के माध्यम से अपनी एक गैदरिंग में बात कर रहा है और जहां उसके सारे योग संस्थान के पदाधिकारी बैठे हैं साथ में, और एक दो बार नहीं, ये रिपीटेडली कई बार उसने बात की। जैसे आप इससे पहले भी अगर देखें, कोरोनिल का लॉन्च हुआ, कोरोनिल के लॉन्च में उसने कहा कि अब अचूक दवाई आ गई है कोरोना की, चिंता की बात नहीं है। फिर जब सरकार ने और ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि हमने इसको परमिशन नहीं दी है, तो उसके बाद उसने कहा WHO रिकॉग्नाइज है, तब भी ये बात कही गई कि WHO की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमने ऐसी कोई दवाई को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। उसके बाद उसने कहा ये इम्यून बूस्टर है दवाई ना, उस इम्यून बूस्टर से आज उस दवाई को चलाने के लिए उसने सारी साइंस को, मॉडर्न मेडिसिन को, मॉडर्न डॉक्टर्स को इस ओपनली क्रिटिसाइज करना, इस गंदे तरीके से क्रिटिसाइज करना, ये एक इतना ही दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है, बल्कि डिप्लोरेबल स्टेटमेंट है। और मुझे लगता है कि जिस देश में अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ पोस्टर्स लग जाते हैं कोरोना में एपिडेमिक के दौरान, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है,
ऐसे समय में जब डॉक्टर्स अपनी प्राणों की आहुति लगा के सरकार के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे ऑफेंडर को इमीडिएटली पहले अरेस्ट करना चाहिए और अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन हो और उससे एक्सप्लेनेशन मांगी जाए कि वो किस तरीके से बात कर रहा है। वो ना आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो योगा गुरु है, मैं मानता हूँ योगा उसने देश से आगे पहुंचाया, वहां तक उसकी क्रेडिबिलिटी है। उससे आगे ना वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। अभी एक चैनल पे मैं था जहां आयुर्वेदिक संस्थान के लोग थे, उन्होंने कहा वो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी नहीं। और इस तरीके से अपनी दवाइयों को एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के नाते, और मैं इस बात को बुरा नहीं मानता कि आप अपनी चीज की तारीफ करें, मैं इस बात को बुरा मानता हूं कि आप कहें कि ये बाकी सब बेकार है बिल्कुल और यही एक दवाई निकली है जो सब चीजों को ठीक करेगी। ये बहुत गलत बात है और ये निंदनीय ही नहीं है। मैं तो सोचता हूं कि इससे सारा मेडिकल प्रोफेशन, हेल्थ केयर वर्कर्स इतने आहत हुए हैं। मैं उन सबका एंगर और एंग्विश को आपके माध्यम से पब्लिक को और सरकार को पहुंचाना चाहता हूं कि नथिंग लेस देन अरेस्ट ऑफ दिस पर्सन इज एक्सेप्टेबल टू एनीवन। तो पतंजलि के प्रतिनिधियों ने या रामदेव ने हमसे तो बात नहीं की, लेकिन आज तक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने ये तर्क सामने रखे। जहां तक किसी भी संदर्भ में यदि टिप्पणी की जाती है तो उससे हम इतने असहिष्णु क्यों हो जाते हैं? यही टिप्पणी जब अमेरिका के डॉक्टर करते हैं कि डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, तो उनके खिलाफ तो हम बोल नहीं पाते। जब जिस संदर्भ में मैंने बात कही, भारत के अखबारों में भी एंटीबायोटिक दवाओं से हर साल होती है 7 लाख लोगों की मौत। जब WHO ये कहता है कि अभी तक कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, जो हम मेडिसिन दे रहे हैं कोरोना के लिए, चाहे वो रेमडेसिविर दे रहे हैं, फेविफ्लू दे रहे हैं, चाहे और जो कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, ये सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं। और यहां तक कि अभी 2021 तक पहुंचते पहुंचते तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के कारण से 462 बड़े ड्रग्स को पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया। मैं एलोपैथी की आलोचना फिर भी नहीं कर रहा हूं। एक पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, उसका एक अपना कारोबार है, इसलिए डॉक्टर उसकी शिकार क्यों हो? देखो, डॉक्टर शिकारी नहीं है, कई बार शिकार हो जाते हैं। उनको मेडिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है उसके अनुसार वो दवाई करते हैं। अभी भी मैं वापस कह रहा हूं, मैं डॉक्टरों का सम्मान करता हूं, मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का सम्मान करता हूं। हमने करीब 500 करोड़ रुपए यहां रिसर्च में खर्च किए। हमारे साथ भी करीब लगभग 1000 से ज्यादा डॉक्टर और 500 से ज्यादा साइंटिस्ट जुड़े। मैं सबका सम्मान करते हुए एक बात कहता हूं कि आयुर्वेद को यदि कोई गाली देता है, उसकी आलोचना करता है, उसको सूडो साइंस कहते हैं और वो भी गलत है। और यदि एलोपैथी की मैं आलोचना, मैंने कहा कि ऐसा एक मेरे पास मैसेज आया, आप उसको पूरे मेरे बयान को पढ़ेंगे और मैंने ये भी कहा कि इससे कुछ लोग विवाद करेंगे, लेकिन फिर भी वापस मैं कह रहा हूं, डॉक्टरों का अनादर करना कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हमारे IMA के भाई जो हमेशा कहते हैं कि स्वामी रामदेव अपनी अवैध दवा, यह भारत नियम और कानून से चलता है, उसको बचाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये जो कोरोनिल यहां पर रखी हुई है, भारत सरकार से दवा का लाइसेंस इसको मिला है और पहला डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हमने इसके ऊपर किया है। तो मैं एक बात कहता हूं, हमारे डॉक्टर साहिबान यहां पर जो है, मैं उनका आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक एक प्रश्न पूछता हूं। पूरे वर्ल्ड में कोरोना की कोई दवाई नहीं है अभी तक, जो हम दे रहे हैं वो सिम्टोमेटिक मेडिकेशन है। यदि हमने डबल क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके एक दवाई बनाई, और मैं मानता हूं कि अभी भी जब वेंटिलेटर पे पेशेंट्स हैं, जो बहुत सीवियर कंडीशन है, उसमें बहुत लोग मर रहे हैं। और पूरी दुनिया में WHO की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में खाली कोरोना की बात नहीं, बाकी सब बीमारियों में जितने लोग दवा न मिलने के कारण से मिलते हैं, उससे ज्यादा लोग तो दवा मिलने के कारण से मिलते हैं, ये उसकी भी रिपोर्ट है। तो हमको एक दूसरे की कोई, अभी भी मैं छींटाकशी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि आयुर्वेद को और अपनी सनातन संस्कृति पर आधारित, सनातन ज्ञान पर आधारित और नूतन अनुसंधान के द्वारा प्रमाणित, हमने 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च किए। पूरे वर्ल्ड में योग और आयुर्वेद के जितने भी रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हुए पूरे वर्ल्ड में, उसका 10%, ये पूरे काफी रिसर्च पेपर तो इधर हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बैठे हुए, जो हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, वो साथ में लेकर के बैठे हुए। कोई, मैं
साइंटिफिक टेम्परामेंट के बिना बात नहीं करता, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के बिना बात नहीं करता। तो मैं इतनी भी बात कहूंगा, जब मैंने ये कहा कि मैंने बयान पढ़ा था और उस पढ़े हुए बयान को भी मैं वापस लेता हूं और मैं कहता हूं आओ मिलकर के काम करें। लेकिन अथक रूप से हमारी और आपकी जान बचाने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह किस वजह से कम होता है, उस वजह को आंकने की जरूरत जरूर है। अक्सर तर्कों को राष्ट्रवाद और स्वदेशी का जामा पहना दिया जाता है, लेकिन विज्ञान रिसर्च के आधार पर चलता है, किसी तर्क या किसी आरोप के आधार पर नहीं। हम विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना का पूरा सम्मान करते हैं, योग और आयुर्वेद की तमाम वैज्ञानिक पद्धतियों का भी। बात बस अपने देश के लाखों डॉक्टरों की है जो करोड़ों लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो किसी भी स्ट्रीम के हों, आयुर्वेद के हों, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी के हो, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएंगे, उनके प्रयासों का नहीं। रही बात आयुर्वेद और योग की, मैं खुद इसमें यकीन करता हूँ, इसका पालन करता हूँ, लेकिन वैज्ञानिक आस्था की कीमत पर नहीं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस देश के सारे जिम्मेदार लोग अपने बयानों को जिम्मेदारी से देंगे, गलती हुई है तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे, और इस देश की नियामक संस्थाएं सिर्फ पत्र पर खेद जताने भर के काम में न रहें, क्योंकि सवाल लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का है। शुभ रात्रि।